डियर फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर 21A प्ली बार्गेनिंग के बारे में चर्चा करेंगे। चैप्टर 21A प्ली बार्गेनिंग CRPC 1973 के अंदर नया चैप्टर जोड़ा गया था 2005 के अंदर। जैसा कि प्ली बार्गेनिंग शब्द दिखाई दे रहा है, बार्गेनिंग के माने है सौदेबाजी। दिस चैप्टर 265A to 265L was inserted in the criminal procedure code with effect from 5/7/2006। तो इस अध्याय को जब लागू किया गया उस दिन से आज तक देखने में ये आया है कि बहुत कम रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस जो है इस तरह का न्यायालय के अंदर हुआ है। ये अध्याय किन दोषीगण पर लागू होगा अब ये देखना है। तो 265A क्या कहता है? 265A का ए क्या है कि 173 की रिपोर्ट जो SHO ने न्यायालय में दी है, मीनिंग देयर बाई 173 की रिपोर्ट किस में आएगी? जो केस पुलिस थाने में दर्ज हुआ, यानी जिसमें दर्ज होने पर रिपोर्ट आती है। तो 173 की रिपोर्ट जिन केसों के अंदर आई है और उनमें 7 वर्ष से अधिक की अवधि का दंड निर्धारित है, उन पर लागू नहीं होगा। तो इसका स्पष्ट अर्थ ये हुआ कि यह जो है केवल उन केसों पर लागू होगा जिसमें सज़ा 7 साल से कम है। अर्थात वह आदमी ही प्ली ऑफ बार्गेनिंग की प्ली ले सकता है जिस मुकदमे में 7 साल से कम की सज़ा है। अब इसका बी भाग क्या कहता है कि धारा 200 के अधीन शिकायतकर्ता और साक्षीगण का परीक्षा करने के बाद धारा 204 के तहत उस जुर्म में समनिंग हुई है जिसकी कारावास का दंड 7 वर्ष से अधिक ना हो। दोनों दे दिया, पहले तो दे दिया पुलिस रिपोर्ट के ऊपर दर्ज केस और इसमें दे दिया कंप्लेंट के ऊपर दर्ज, यानी सेक्शन 200 के अंदर जिसकी शिकायत दर्ज हुई और शिकायतकर्ता का और साक्षी का बयान हुआ और 204 में समनिंग हुई और जिसमें सज़ा 7 साल से कम है, उसके ऊपर यह लागू होगा। परंतु यहाँ एक प्रोवाइडेड दिया है, परंतु वहाँ ये लागू नहीं होगा जहाँ ऐसा अपराध देश की सामाजिक व आर्थिक दशा यानी सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री को प्रभावित करता हो, अथवा महिला या 14 वर्ष से कम आयु के शिशु के विरुद्ध भी कारित किया गया हो। ऐसा जुर्म जो किसी औरत के खिलाफ किया गया हो या 14 साल से कम बच्चे के ऊपर किया गया हो, उसमें भी ये लागू नहीं होगा। और जो ये शब्द आया केंद्र सरकार वाली, इसमें एक कंडीशन है कि 265A का 2 जो है वो ये कहता है कि केंद्र सरकार उपधारा 1 के उद्देश्यों के लिए अधिसूचना द्वारा यानी नोटिफिकेशन के द्वारा ऐसे अपराधों का निर्धारण करेगा जो देश की सामाजिक आर्थिक दशा को प्रभावित करने वाले हों। यानी ये बात जो है कि वेदर इट विल इफेक्ट द सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री आर नॉट, इट विल बी डिसाइडेड ओनली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन। ये बहुत सरल सा है। अब 265B को देखेंगे कि एप्लीकेशन फॉर प्ली बार्गेनिंग, प्ली बार्गेनिंग के लिए दरखास्त कौन दे सकता है। इस सेक्शन को ध्यान से देखें कि एक क्या कहता है, दोषी जिस न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन है जुर्म बारे सारी की सारी डिस्क्रिप्शन देगा, प्ली ऑफ बार्गेनिंग के लिए अपनी दरखास्त दे सकता है। यानी पहली बात इसमें क्या है कि जिस न्यायालय के अंदर मुकदमा पेंडिंग है उसी न्यायालय में ये दरखास्त दी जाएगी और वही प्ली ऑफ बार्गेनिंग के लिए यानी अपनी सौदेबाजी के लिए आदमी दरखास्त देगा जो एक्यूज्ड है। तो सौदेबाजी या प्ली ऑफ बार्गेनिंग शब्द क्या है, इसको फिर थोड़ा सा समझने मोटे अक्षरों में कि एक आदमी दरखास्त दे करके ये कहता है कि सर मैं अपना जुर्म कबूल कर लेता हूँ, कुछ आप रियायत करो, तो ये सौदेबाजी है। तो
अब 2 क्या कहता है कि दरखास्त में मुकदमे के सारे ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिए जाएंगे कि क्या फैक्ट हैं, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, तो सारा का सारा जो है उसमें वो डिस्क्रिप्शन देगा और शपथ पत्र भी देगा जिसमें ये बात कहेगा कि उसने ये दरखास्त अपनी स्वेच्छा से दंड की प्रकृति और सीमा, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ पनिशमेंट को समझ लिया है जो कानून में दे है, और वह ये भी कहेगा कि वह पूर्व किसी अपराध का दोषी नहीं है। तो इसमें 4 बात हुई। पहली बात तो यह कि ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे, दूसरा जो है एफिडेविट दे, और एफिडेविट के अंदर ये बात कहे कि यह वह दरखास्त स्वेच्छा से दे रहा है। स्वेच्छा से बस जो है इसे सारे मतलब प्ली ऑफ बारगेनिंग के सभी सेक्शंस के अंदर जो 12 सेक्शन हैं उन 12 के 12 में बार बार आएगा, इसलिए स्वेच्छा के ऊपर जो है जोर दिया गया है। और स्वेच्छा शब्द को समझने की कोशिश करें कि अपनी मर्जी से बिना किसी दबाव के दी है उसे जो है स्वेच्छा कहेंगे। तो स्वेच्छा, और उसके बाद जो है ये भी उसने अपने एफिडेविट में लिखना पड़ेगा कि उसने दंड की प्रकृति यानी नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ पनिशमेंट के इसमें कितनी सज़ा हो सकती है वो सारी बातें उसने समझ ली हैं, और वह पहले इस तरह का किसी मुकदमे में सज़ा भोगी नहीं है। तो अब कोर्ट क्या करेगी जब दरखास्त आ गई? दरखास्त आने पर कोर्ट क्या करेगी? दरखास्त मिलने पर कोर्ट नोटिस देगी पीपी को। वैसे तो पीपी रोज़ाना कोर्ट में ही हाजिर होता है, तो नोटिस देने की सूचना है नहीं, ज्यों का ज्यों तो है उसको दरखास्त की कापी पकड़ा दी जाती है, उसकी हाजिरी लगा ली जाती है, लेकिन इसे भी नोटिस ही कहेंगे। तो दरखास्त मिलने पर कोर्ट पीपी और कंप्लेनेंट और एक्यूज्ड को निश्चित तारीख पर पेश होने के लिए सूचना देगी, यानी तीनों आदमियों को, पीपी को भी, कंप्लेनेंट को भी और एक्यूज्ड को भी। अब 265 का 4 क्या कहता है कि सब सेक्शन 3 के अनुसार सूचना होने पर, यानी जब सूचना होगी पीपी को भी होगी, एक्यूज्ड को भी होगी और शिकायतकर्ता को भी होगी, तो जब दोषी पेश होता है कोर्ट दोषी को बंद कमरे में जहाँ दूसरा पक्ष नहीं होगा, यानी कंप्लेनेंट नहीं होगा, अपनी संतुष्टि हेतु पूछताछ करेगा कि उसने जो दरखास्त दी है क्या वो स्वेच्छा से दी है। और ये जो बंद कमरे की बात थी इसके माने है कैमरा प्रोसीडिंग। तो कैमरा प्रोसीडिंग की जाएगी, या तो सबको निकाल दिया जाएगा या अपने चैम्बर में भी मजिस्ट्रेट ऐसा करने के लिए बुला सकता है। और इसका के 2 भाग हैं। एक क्या कहता है कि जब न्यायालय में यह संतुष्टि हो जाती है कि दोषी अपना आवेदन स्वेच्छा से दे रहा है, तो लोक अभियुक्त यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर, शिकायतकर्ता और दोषी जैसी भी स्थिति हो आपस में चर्चा करके मुआवजा के बाबत सुनवाई करेंगे और तिथि निश्चित करेगा जिसमें उनकी आपसी सहमति बन सके। कि वह जैसे एक आदमी कहता है कि मैंने तो इतने रुपए जो है मेरे मुकदमे में लग गए, इतने इलाज पर लग गए, इतने वकील के लग गए, तो वो सारी बातों के लिए जो है एक आदमी मांग लिया, एक ने मांग लिया लाख रुपया, दूसरे ने कहा 50,000 दे सकता हूँ, तो इस तरीके से फिर कोर्ट उनका बीच बचाव कर देती है। यदि न्यायालय को लगता है कि आवेदन बिना स्वेच्छा के दिया गया है, तो ये बी भाग क्या कहता है कि यदि न्यायालय को लगता है कि एप्लीकेशन बिना स्वेच्छा के दी गई है या पहले से वो कन्विक्टेड है, तो कोर्ट उस आवेदन को रद्द करके कार्रवाई को वहीं से शुरू कर देगा जिस स्टेज से दरखास्त दी गई थी। अब 265C क्या कहता है कि गाइडलाइंस फॉर म्यूचुअली सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन, इसको देखेंगे कि परस्पर संतुष्टिपूर्ण व्यवस्था के लिए, यानी आपस में दोनों पार्टियों की पूर्ण संतुष्टि हो जाए, सेटिस्फैक्शन हो जाए, उसके लिए दिशा निर्देश देगा। क्योंकि किसी काम को करने के लिए क्राइटेरिया तो बनाना पड़ेगा कि जैसे धारा 265 कह की उपधारा 4 के खंड 1 के तहत न्यायालय जिन बातों को फॉलो करेगा वो क्या होंगी? वो होंगी इसमें यदि मुकदमा पुलिस रिपोर्ट पर दर्ज है तो न्यायालय किस किस को, पीपी को, पुलिस ऑफिसर को वो आईओ जिसने मुकदमे की तफ्तीश की थी, एक्यूज्ड को, दोषी को और विक्टिम को यानी शिकायतकर्ता को,
संतुष्टिपूर्ण व्यवस्था करने के लिए बैठक में भाग लेने की सूचना देगा। यानी 4 आदमियों को बुलाया है और इसके अंदर 4 आदमियों को बुलाने पर एक बात फिर मतलब आई है कि संतुष्टिपूर्ण व्यवस्था। और 4 कौन कौन? पीपी, पुलिस ऑफिसर, एक्यूज और विक्टिम। अब व्यवस्था करने के लिए बैठक में भाग लेने की सूचना उनको दे दी जाएगी, परंतु न्यायालय इस बात को सुनिश्चित करेगा कि हर बैठक में भाग लेने वाले ने स्वेच्छा से पूर्ण काम किया है कि नहीं। यानी 4 आदमियों की हाजिरी और स्वेच्छा शब्द जो है फिर यहाँ पर महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैंने पहले कहा है कि स्वेच्छा शब्द तकरीबन हर सेक्शन के अंदर आएगा। उसके बाद फिर परंतु कहता है यदि दोषी चाहता है कि उसके साथ बैठक में उसका वकील भी भाग ले तो वो भी ले सकता है। अब इसका बी क्या कहता है? यदि मुकदमा पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा दायर हुआ है, यानी शिकायत पर दर्ज हुआ है, कंप्लेंट पर दर्ज हुआ है, तो कोर्ट शिकायतकर्ता और दोषी को संतुष्ट व्यवस्था करने का परीक्षण यानी वर्कआउट हेतु बैठक में भाग लेने की सूचना जारी करेगा। परंतु कोई आदमी फिर वही बात है कि बिना स्वेच्छा के ऐसा नहीं करेगा, परंतु कोर्ट यह सुनिश्चित करेगा कि सारी प्रक्रिया जो पूरी हुई है वो मीटिंग में भाग लेने वाले पक्षों की स्वेच्छा से हुई है। फिर परंतु है यदि विक्टिम को केस या एक्यूज यानी विक्टिम ऑफ द केस या एक्यूज उनमें से कोई सा भी ये चाहे कि उसका वकील मीटिंग में साथ में भाग लेगा तो वो दोनों को अनुमति दी जा सकती है। अब 265D क्या कहता है? रिपोर्ट ऑफ द म्यूचुअली सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन टू बी सबमिटेड बिफोर द कोर्ट। 265C के तहत दोनों की संतुष्टि पर जो वर्कआउट हुआ कोर्ट उसकी रिपोर्ट तैयार करेगी, जिस पर प्रेजाइडिंग ऑफिसर ऑल अदर पर्सन्स हु पार्टिसिपेटेड इन द मीटिंग के दस्तखत होंगे। ऑल अदर में कौन कौन थे? 4 आदमी, पीपी, पुलिस ऑफिसर, कंप्लेनेंट और एक्यूज्ड। तो उन सब के भी दस्तखत होंगे। और यदि ऐसी कोई सहमति या संतुष्टि इस बात पर या इस सारी कार्रवाई पर नहीं हुई तो कोर्ट अपनी ऑब्जर्वेशन देगी और आगे की कार्रवाई शुरू करेगी। कार्रवाई उसी स्टेज से शुरू होगी जहाँ से 265B के तहत एप्लीकेशन दी गई थी। अब इस पर अगर डिनाइल आ जाती है तो किसी और के दस्तखतों की आवश्यकता नहीं है, केवल कोर्ट की ऑब्जर्वेशन आ जाएगी। अब 265E क्या कहता है? डिस्पोजल ऑफ द केस। जहाँ 265D के तहत वर्कआउट किया और संतुष्टिपूर्ण व्यवस्था हो गई तो कोर्ट किस तरीके से केस का निपटान करेगी, क्या तरीका अपनाएगी? ए, कोर्ट 265D के तहत संतुष्टिपूर्ण व्यवस्था अनुसार विक्टिम को कानून के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा और पार्टीज को सुनकर क्वांटम ऑफ पनिशमेंट, दोषी को प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट या एडमोनिशन अंडर सेक्शन 360 या दोषी को प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट के नियमों के तहत या प्रोसीजर जो सक्सीडिंग क्लोज में दिए गए हैं उसके अनुसार सज़ा इम्पोज करेगा। अब बी क्या कहता है? यदि न्यायालय अंडर क्लॉज बी ये मानता है कि दोषी सेक्शन 360 या प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट या किसी अन्य कानून के तहत दोषी को कानून का लाभ देकर रिलीज किया जा सकता है। सी क्या कहता है कि क्लॉज बी के अनुसार दोनों पक्षों को सुनकर न्यायालय को लगता है कि आरोप जो लगा है उसमें मिनिमम पनिशमेंट दी हुई है। तो अगर मिनिमम पनिशमेंट दी हुई है तो इसके माने है कि कोर्ट हैज़ नो ऑप्शन बट टू ग्रांट दैट कन्विक्शन ऑफ दैट पीरियड। जो मिनिमम दिया हुआ है उससे कम कोर्ट कर ही नहीं सकती, क्योंकि कोर्ट की डिस्क्रिशन नहीं छोड़ी, कोर्ट को बांध दिया। तो वहाँ पर क्या होगा? तो इस हालात में मिनिमम पनिशमेंट की आधी कारावास की सज़ा सुनाई जा सकती है। जैसे 2 साल की सज़ा उस सेक्शन के अंदर दी हुई है तो 1 साल की सज़ा सुनाई जा सकती है। यदि कोर्ट दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद ये समझती है कि जो जुर्म दोषी ने किया है वह क्लॉज बी और सी के अंदर कवर नहीं होता, तो कोर्ट दोषी को जो सज़ा कानून में दी है या एक्सटेंडेबल है तो कुल सज़ा का 1/4 भाग की सज़ा दी जा सकती है। अब 265F
क्या कहता है? कोर्ट 265E में अपना निर्णय खुली अदालत में सुनाएगी और उस पर प्रेजाइडिंग ऑफिसर के दस्तखत होंगे। 265G क्या कहता है? फाइनलिटी ऑफ द जजमेंट, कि जब 265G के तहत फैसला सुनाया जाएगा तो वो फैसला फाइनल होगा। लेकिन इसके अंदर एक बात दे दी, और यदि कोई उसकी अपील, वैसे तो जब दोनों पक्षों की सहमति से कोई फैसला होता है उसकी अपील वगैरह लाई नहीं करती, लेकिन इसके अंदर क्लॉज दिया है, इसके अंदर कहा है कि एक्सेप्ट SLP अंडर आर्टिकल 136 सुप्रीम कोर्ट में डलती हैं, एक्सेप्ट SLP अंडर आर्टिकल 136 एंड रिट पेटिशन अंडर आर्टिकल 226-27 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उस फैसले के विरुद्ध लाई करेगी, यानी रिट में जा सकते हैं। उसके बाद है 265H पावर ऑफ कोर्ट इन प्ली बार्गेनिंग, यानी जिस कोर्ट को जो भी पावर हैं, यहाँ पर यही कहा गया है कि इस अध्याय के तहत न्यायालय को अपने सब कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए, जमानत है या जुर्म की ट्रायल है या केस की डिस्पोजल के लिए, वो सारी शक्तियाँ ज्यों की त्यों रहेंगी, किसी शक्ति पर प्रभाव नहीं होगा। 265I पीरियड ऑफ डिटेंशन अंडरगॉन बाय द एक्यूज्ड टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट द सेंटेंस ऑफ द इम्प्रिजनमेंट। अब ये इम्पोर्टेंट सेक्शन है, नोटेबल है कि सेक्शन 428 CRPC विल अप्लाई फॉर सेटिंग ऑफ। इसके साथ सेक्शन 428 को भी पढ़ना जरूरी है। सेट ऑफ क्या है? एक आदमी की सज़ा होगी और 8 महीने से जेल में है और उसकी 1 साल की सज़ा सुना दी, तो उस 1 साल की सज़ा सुनाने पर जो 8 महीने वो जेल में रहा, उस पीरियड को सेट ऑफ कर दिया जाएगा। और इसके अंदर जो है पुलिस रिमांड के तहत काटी गई जो डिटेंशन है वो भी काउंट होगी, उसको भी काउंट किया जाएगा, और इस प्रकार से उन दिनों को घटा करके बाकी के दिनों की सज़ा काटेगा। सेक्शन 428 CRPC विल अप्लाई फॉर सेटिंग ऑफ द पीरियड ऑफ डिटेंशन अंडरगॉन by the accused against the sentence of imprisonment imposed under the chapter in the same manner as they apply in respect of the imprisonment under other provisions of the act। अब 265 जो शेविंग का है उसकी के माने का ये कोई प्रभाव जैसे नहीं होगा। अब 265 के जो है स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज्ड नॉट टू बी यूज्ड, ये भी काम की बात है कि इस चैप्टर को छोड़कर किसी और उद्देश्य के लिए प्ली ऑफ बार्गेनिंग का प्रयोग नहीं किया जाएगा। क्यों? इतने तो वहाँ दोस्त को एडमिट कर लिया था। जो अपनी दरख्वास्त 265B के तहत दी थी उसका कहीं पर भी प्रयोग नहीं होगा, ये इस बात में कहा गया है। अब 265L क्या कहता है? 265L कहता है कि नथिंग इन दिस चैप्टर शैल अप्लाई टू एनी जुवेनाइल और चाइल्ड एज डिफाइंड इन सब क्लॉज K ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस जुवेनाइल केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2000। वैसे तो इसके अंदर 2000 शब्द लिखा है, आपको याद होगा, पता होगा कि नया एक्ट जो है 2015 के अंदर आ गया है, किंतु सेक्शन वही हैं। तो जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन चिल्ड्रन एक्ट 2015 आ गया है। वैसे यह चैप्टर बहुत ही कम प्रयोग होता है। मैंने तो अपने 42 साल के वकालत में एक भी केस ऐसा नहीं देखा कि ये केस, इस तरह का केस जो है हमारे सामने आया हो। इस प्रकार हमारा चैप्टर 21 ए बाबत प्ली ऑफ बार्गेनिंग समाप्त हुआ। मुझे आशा है कि आपको लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करेंगे, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें ताकि अगला लेक्चर आपको समय पर मिल सके। जय हिंद।